Hi dear students, good morning. I am Dr. B.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। आज हम लोग लैब क्लास फिजिक्स में उपस्थित हुए हैं। फिजिक्स क्लास का फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद 10th क्लास का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे और फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। फिजिक्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूसिस। फिजिक्स लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया है। इट मीन्स नेचर, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। तो फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड ब्रिटेन का वर्ड है और जिसका अर्थ नेचर होता है। तो अकॉर्डिंग टू लैटिन वर्ड डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हम लोग यहाँ समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है दोज ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस in which deals with the study of nature and natural phenomena, then it is called as physics. आप लोग साइंस के डेफिनेशन पढ़े होंगे, साइंस का ब्रांच भी पढ़े होंगे। साइंस के 4 ब्रांच बताए थे पिछले क्लास में। 4 ब्रांच में आप लोग का नेचुरल साइंस पहला है, दूसरा फिजिकल साइंस और तीसरा बायोलॉजिकल साइंस, चौथा कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें हम लोग नेचुरल साइंस से फिजिक्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। फिजिक्स बिलोंग्स टू नेचुरल साइंस एंड केमिस्ट्री बिलोंग्स टू फिजिकल साइंस एंड बॉटनी एंड जूलॉजी बिलोंग्स टू बायोलॉजिकल साइंस। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि नेचुरल साइंस से फिजिक्स आया है, इसलिए फिजिक्स का डेफिनेशन हम लोग लेंगे। तो नेचुरल साइंस की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग नेचर और नेचर में होने वाली घटना के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे फिजिक्स कहते हैं। नेचर मीन्स हो गया प्रकृति। ये दुनिया में जितना चीज है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ सूर्य है, आकाश है, चंद्रमा है, तारा है और ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो ये सब नेचर में पेड़ पौधा भी है, नेचर में पहाड़ है, पठार है, ढेर सारी चीज आप लोग देख रहे हैं। और नेचर में होने वाली जो घटना है, जैसे कि दिन और रात का होना, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना और ढेर सारे बारिश होना, भूकंप आना, ये सब अपना नेचुरल फिनोमेना है। तो ये सभी चीज के बारे में आप लोग जानकारी लेंगे, इसे फिजिक्स का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन समझे, फिजिक्स का डेफिनेशन देखें, आप लोग फिजिक्स का डेफिनेशन याद कर लेंगे। तो अब समझ में आ गया फिजिक्स क्या है। फिजिक्स नेचुरल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचर में होने वाली जो भी घटना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसी का नाम यहाँ पर फिजिक्स है। अब आइए नोट में एक पॉइंट लेते हैं हम लोग। नोट में लिखेंगे फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के फादर कौन है? तो न्यूटन साहब जो है ये फादर ऑफ फिजिक्स है। अब आपके 10th क्लास का सिलेबस क्या है इसके बारे में आइए जानकारी लीजिए। पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अपवर्तन। तीसरा चैप्टर है ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज एटमॉस्फेरिक refraction and spectrum। चौथा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और छठा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है छठा चैप्टर में सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। और सातवां चैप्टर जो है प्रैक्टिकल का है ह्यूमन आई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम। ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन और स्पेक्ट्रम वर्णक्रमीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत। और सातवां चैप्टर है प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक। तो अब आप लोग के 10th क्लास में 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 7 चैप्टर से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिकल के जो चैप्टर है प्रायोगिक का जो चैप्टर है उससे भी ऑब्जेक्टिव आप लोग कराते हैं। तो इसलिए आप लोग 7 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए पहला चैप्टर आप लोग स्टार्ट कीजिए। चैप्टर का नाम लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर लाइट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो टॉपिक स्टार्ट कर लिखिए लाइट, प्रकाश।
Light is an electromagnetic wave which help us to see any object, और दूसरा डेफिनेशन में लिख सकते हो, लाइट गिव्स अस sensation. Light gives us sensation to see any object. प्रकाश क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, which help us to see any object, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब यहाँ पर दूसरा बात भी बोल सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, लाइट गिव्स अस सेंसेशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना देती है। तो किसी वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब किसी सोर्स से लाइट किसी वस्तु पर जाता है तो वहां प्रकाश का परावर्तन होती है उस वस्तु पर, और वहां वस्तु से जब प्रकाश की किरण हमारे आंख से होते हुए रेटिना पर जाती है तो उस वस्तु का जो है सो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और वहां रेटिना से फिर हमारे ब्रेन में विजन सेंटर लगा हुआ है, उस विजन सेंटर से हमें वह वस्तु सीधा होकर के दिखाई देती है। तो लाइट जो है क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। या तो आप छोटे क्लास में ही पढ़े होंगे, लाइट जो है एनर्जी का रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी का रूप है, which gives us sensation to see the any object। किसी वस्तु को देखने में यह हमें संवेदना देती है। तो प्रकाश के बारे में आप लोग समझें, लेकिन एक नया चीज यहाँ पर आपके सामने है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब यहाँ पर हम लोग जानकारी लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है चुंबक और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक के द्वारा जो वेव तैयार किया जाता है उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये 7 प्रकार के हैं। तो यहां पर आप लोग टॉपिक लिखेंगे, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग के 7 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं इसको जरा देखिए, लिखने का ट्रिक सीखिए। इस प्रकार आप लिखेंगे रमी बुक्सी, ये देख रहे हैं रमी बुक्सी। आर का मतलब होता है रेडियो वेव, एम का मतलब होता है माइक्रोवेव, आई का मतलब है इंफ्रारेड, बी का मतलब है विजुअल रे, यू का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट रे, एक्स का मतलब हो गया एक्स-रे, वाई मतलब हो गया गामा रे। यह है रमी बुक्सी 7 प्रकार के वेव है। इसमें रेडियो वेव मतलब हो गया रेडियो तरंग,
इंफ्रारेड मतलब अनुरक्त किरणें, विजुअल रे मतलब दृश्य किरणें जो दिखाई पड़ती है हम लोग को, जो लाइट हम लोग देखते हैं यही विजुअल रे देखते हैं, इसको याद रखेंगे, यही विजुअल रे हम लोग को दिखाई पड़ता है। रेडियो वेव नहीं दिखाई पड़ेगा, माइक्रोवेव नहीं दिखाई पड़ेगा, इंफ्रारेड नहीं दिखाई पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट भी नहीं देख सकते हैं जो सूरज की रोशनी में छुपा हुआ है अल्ट्रावायलेट, समझे। तो सूरज की रोशनी जो है इसमें अल्ट्रावायलेट रे भी आती है और एक्स-रे और ये है गामा। तो आप लोग ये 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानकारी लिए। 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा वेव देखते हैं, विजुअल रे देखते हैं और इसी विजुअल रे से जो है लाइट आता है। तो ये 7 प्रकार के जो है रे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। अब आइए आपके सिलेबस में चलते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, आपके सिलेबस में चल रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट प्रकाश की स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया प्रकाश की स्रोत। इसका डेफिनेशन है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश की स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ढेर सारे होंगे, जिस प्रकार आप जानते भी हैं सन है, स्टार है, उसी प्रकार जो है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक ट्यूब है, लैंप है, लालटेन है, दिया है, ये सब आप लोग को पता ही है। तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है और ये प्रकाश का स्रोत आप लोग जानते ही हैं, सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब, लैंप, दिया, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब जानते ही हैं। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट को बांटा गया है प्रकाश के स्रोत के आधार पर 2 भागों में, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के सोर्स के आधार पर मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मैटर को 2 भागों में बांटा गया या सबस्टेंस को 2 भागों में बांटा गया। मैटर या सबस्टेंस प्रकाश के स्रोत के आधार पर, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है और कुछ वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, तो इसके आधार पर जो है पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पहला का नाम है लुमिनस सबस्टेंस। लुमिनस सबस्टेंस प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस सबस्टेंस मतलब हो गया प्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इस प्रकार एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, सन है, स्टार है,
इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक ट्यूब है, कैंडल है, और इसी प्रकार ये सब जो है सोर्स ऑफ लाइट से रिलेटेड है। सोर्स ऑफ लाइट का ही भाग है। इस सब को वर्धित वस्तु कहा जाता है। और एक जुगनू भी आप लोग जानते हैं, वह जुगनू से भी रात में लाइट आता है, लेकिन वो भी लुमिनस जो इंसेक्ट है वो कहलाते हैं लुमिनस इंसेक्ट। तो लुमिनस इंसेक्ट जुगनू में आता है, जुगनू में लाइट निकलता है रात में। और ये सब जो है सूरज में तो निकलता ही है। स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब, इलेक्ट्रिक ट्यूब है जलता हुआ, कैंडल जलता हुआ, मोमबत्ती है, लालटेन है, दिया है जलता हुआ। तो ये सब लुमिनस का नहीं है। अब आइए दूसरा सब्सटेंस है नॉन लुमिनस सब्सटेंस। तो हम लोग सेकेंड नंबर टॉपिक लगाते हैं नॉन लुमिनस सब्सटेंस। 2 नंबर में आइए। दो नंबर है नॉन लुमिनस सब्सटेंस। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, बच्चे क्लास में भी पढ़े होंगे, चेयर, बुक, टेबल, पलंग, etc। तो ये सभी जो है पदार्थ अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर सब्सटेंस को 2 भाग में बांटा गया, एक लुमिनस सब्सटेंस और दूसरा जो है नॉन लुमिनस सब्सटेंस। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नॉन लुमिनस सब्सटेंस में एक सब्सटेंस और है जो आप लोग जानते हैं, चंद्रमा, मून। ये मून जो है नॉन लुमिनस सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें अपनी लाइट नहीं है, फिर भी वो चमकता है। तो वो सूर्य के लाइट की सहायता से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने से ये जो है चंद्रमा चमकता है, लेकिन वो नॉन लुमिनस सब्सटेंस के अंदर में आते हैं।
तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जानिए इसका डेफिनेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। सूर्य की प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, सूर्य के प्रकाश जब सूक्ष्म कणों मतलब वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ती है तो धूल कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, फिर उसे चारों ओर विकृत कर देती है, चारों ओर विकृत कर देती है, चारों ओर विकृत कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसका एक घटना आधारित है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग का लाल दिखाई देगा। अब आइए प्रकाश के प्रकीर्णन पर हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकाश के प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, वायु के कण हो, गैस के कण हो, बादल का कण हो या धूल कण हो, उस पर जब पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। ये सभी कण सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है थोड़ी सी मात्रा में, और फिर रिमेनिंग पार्ट्स को एनर्जी का है, शेष अवशेष भाग जो है उसको चारों तरफ फिर जो है फैला देती है। तो चारों तरफ जब फैला देती है मतलब विकृत कर देती है, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देती है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। कैसे आधारित है इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, और जैसे जैसे जो है सो दिन ढलते जाता है, जब दिन जो है बढ़ते जाता है तो उस समय जो है ये उजला आपका सूर्य का रंग दिखाई पड़ता है। और जब शाम की वक्त आती है तो शाम के समय भी सूर्य का रंग जो है आपको लाल दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका कारण ये है कि सुबह में जो है सो आसमान पूरा साफ रहता है, और
प्रदूषण रहते हैं, गैस रहते हैं, गैस तो रहता ही है लेकिन धूल कण जितना भी है वह सभी सेटल डाउन हो जाता है और धूल का जो वायुमंडलीय है वह सभी सेटल डाउन हो जाते हैं। आकाश रात में पूरा साफ हो जाता है और इसके कारण सुबह सुबह सूरज की जो लाइट ऊपर से आती है वह डायरेक्ट रूप से जो है नीचे पृथ्वी पर आती है। तो आप लोग जानते भी हैं पहले सूरज का जो ओरिजिनल रंग है वो दहकता हुआ आग के गोला के जैसा है और सूरज का ओरिजिनल रंग दहकता हुआ जो आग के गोला की तरह है और ये जो है एनी टाइम वैसा ही कलर है उसका, लेकिन वह सुबह में जब डायरेक्ट रोशनी सूरज से आती है तो वह लाल दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे सुबह ऊपर की ओर बढ़ता है, दिन बढ़ता है, तो उस समय जो है पूरी दुनिया में ढेर सारे जीव जंतु मानव अपने अपने जो है दैनिक कार्य करते हैं और इसके कारण धूल कण जो है नीचे पृथ्वी से ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाते हैं और धूल कण जब जाते हैं और धुआं का भी कण जाते हैं, जब वाहन चलते हैं तो उसके कारण जो है सो ये वायुमंडल में ढेर सारे धूल कण होने पर सूरज की जो रंग लाल जो किरण जो आती थी वह जो है धूल कण उसको ऑब्जर्व कर लेता है कुछ मात्रा में और फिर उसको चारों तरफ जो है बिखर देता है और बिखरने के कारण वह डायरेक्ट रूप से लाइट जो है सनलाइट पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, इसलिए जो है सूरज का रंग जो है सो दिन होने पर उजला दिखाई पड़ता है। शाम के वक्त में भी जो है धूल कण धीरे धीरे जो है सेटल डाउन होते हैं, कुछ जीव जंतु मानव जो है अपने जो है दैनिक कार्य जो है सो बंद कर देते हैं, जिस कारण जो है सो धूल कण की मात्रा थोड़ा कम हो जाता है शाम के वक्त में और सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट जो है सूरज की जो विकिरण है वह पृथ्वी पर जो है डायरेक्ट रूप से आना फिर शुरू हो जाता है। इसी कारण शाम के वक्त सूर्यास्त के समय भी आपको सूरज की रंग जो है लाल दिखाई पड़ती है। तो आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में कि सूरज का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यही घटना है। प्रकाश के प्रकीर्णन होने से सूरज का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ती है। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा या 3 मार्क्स में पूछेगा तो फिर आप लोग जो है सो ये पूरे कहानी आपको ये जो है पूरी घटना लिखना होगा प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो अगला टॉपिक आप लोग का होगा कल की क्लास में रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरणें तो ये जो है वीडियो आप लोग को YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होंगे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट फॉर दिस क्लास।